क्वेश्चन नंबर 17, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करनी है एक गैल्वेनोमीटर के लिए। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? ये होती है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट करंट। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट वोल्टेज। इसको बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका एक ऐसा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप कॉइल की इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में क्या होगी, उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शंस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शंस में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो दोनों नलीफाई हो जाएंगे, यानी कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स X and Y separated by a distance of 5 cm in air carry currents of 10 ampere and 5 ampere respectively in opposite direction. Calculate the magnitude and direction of the force on a 20 cm length of wire Y. ओके तो इस वायर की 20 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। ओके क्लियर, तो लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इस पे फोर्स निकालना है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, और सेपरेशंस यहाँ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर जो है वो R है। ओके ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ से आपको इधर डाल देनी है, तो फोर्स हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू लेंथ। ओके डायरेक्शंस क्या होगा, जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये वाली वायर पे फोर्स इस डायरेक्शंस में लगेगी। तो इस सवाल में देखो 19 में एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी 10 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 100 दिए हुए हैं। करंट जो इसमें फ्लो कर रही है वो 5 एम्पियर दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसमें ये कॉइल रखी हुई है वो 0.5 टेस्ला है। डायरेक्शन जो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस प्लेन के, यानी प्लेन के साथ जो एंगल बन रही है वो है 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शंस कितनी हो जाएगी, 90 - 60 दैट इज 30 डिग्री, तो थीटा हो जाएगी 30 डिग्री। हमें टॉर्क निकालना, टॉर्क क्या होता है, म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। म्यू होता है n इंटू आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा, और साइन थीटा कितनी है 30 डिग्री। सबकी वैल्यू डाल देंगे, आंसर 3.9 न्यूटन मीटर आ जाएगी। टॉर्क की SI यूनिट न्यूटन मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ओके, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो ऐसे इस तरह से
हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ओके, और मान के चलते हैं कि करंट इसमें जो फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में वो इस डायरेक्शन में हो रही है आई, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो होगी वो ऑपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो होगी इस वायर में। और मान लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है और इस कंडक्टर की लेंथ l है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। तो सारा डेटा समझ में आ गया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो हो जाएगा q v क्रॉस b, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है -e, तो ये हो जाएगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो इस कंडक्टर में टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तो F टोटल फोर्स जो लगेगी वो क्या हो जाएगी -ne vd क्रॉस b, और इस n को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम e vd क्रॉस b। अब यहाँ वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा -n एरिया इंटू लेंथ e vd क्रॉस b। अब l को आप बाजू में रखो और बाकी सबको एक साथ लिखो, n a e vd l क्रॉस b। n a e vd करंट होता है और करंट की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस के फ्लो के, तो यहाँ माइनस है तो करंट के लिए पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आई एल क्रॉस बी। यही प्रूफ करना था। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, ये वायर एयर में सस्पेंडेड है, ओके, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg वो इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के, दैट इज़ ILB के, तभी जाके ये सस्पेंड करेगी। यानी ILB इक्वल टू mg करोगे तो B इक्वल टू mg अपॉन IL आएगा और यही आंसर होगी, सिर्फ वैल्यू डालना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो हो जाती है बढ़ के 1.2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, मतलब 20% ज़्यादा पहले की तुलना में, और जो रेजिस्टेंस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वो भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये न्यू वैल्यू है कि ओरिजिनल वैल्यू है। तो कह रहा है कि जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो देखो करंट सेंसिटिविटी को जब आप डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस से तो मिलती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी मिलेगी वो नई करंट सेंसिटिविटी दैट इज़ 1.2 टाइम्स करंट सेंसिटिविटी अपॉन न्यू रेजिस्टेंस दैट इज़ 1.5 इंटू आर। तो ये क्या हो गई 3 से 4, 3 से 5। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 0.8 टाइम्स ओल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। CS/R क्या होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी की 0.8 है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 80% है ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी की। 0.8 को ही 80% बोलते हैं। ओके, क्योंकि 0.8 इंटू 100 करोगे तो आएगा 80, 100% करोगे तो आएगा 80%, और 100% क्या होता है 1। फिर से मैं बता देता हूँ, 0.8 इंटू 1 करोगे तो 0.8 ही होता है,
और 1 को बोलते हैं 100%, इसीलिए हो जाएगी 80%। किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो चेक कर लेना। यहाँ डेरिवेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं डेरिवेशंस कर देता हूँ। देखो हमें पता है जो टॉर्क होता है NIBA साइन थीटा इक्वल टू K टाइम्स फाई होता है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए ये क्या हो जाएगी, NIBA इक्वल टू K फाई। जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होती है फाई अपॉन आई, दैट इज NBA बाई K, करेक्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ R फाई अपॉन V आ गई, I इंटू R V होती है, यहाँ NBA बाई K। अब इस R को यहाँ से रिमूव करके यहाँ डालो, ओके, और इन दोनों को भी हटा दो। तो आप क्लियरली देख सकते हो NBA बाई K क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो इसको लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी बाई R, ठीक है। और ये क्या है, फाई बाई V क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में क्या कह रहा है कि एक कॉइल है जिसकी शेप जो है वो स्क्वायर शेप की है, क्लियर, और इसकी जो साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी ए जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो इससे एरिया आप निकाल लोगे ए स्क्वायर का यूज करके, दैट इज हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, दैट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, एन जो है वो है 20 दी हुई है। करंट कितनी कैरी कर रही है, आई जो है वो 12 एम्पियर है। तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगी NIA इसका यूज करके। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो कॉइल जो है उसको वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, ओके, और जो नॉर्मल है इस कॉइल की वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। यानी इसकी जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शंस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30, यानी थीटा कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो थीटा मिल गई 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है 0.80 टेस्ला, 0.80 टेस्ला। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्रॉस बी, दैट इज म्यू बी साइन थीटा। म्यू यहाँ से निकाल लिए तो वो हो जाएगी NIAB साइन थीटा, यही टॉर्क है। इसमें सारा वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट जाएगी वो IG जाएगी, इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, यानी इतनी करंट गई तो ये गैल्वेनोमीटर पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। तो हम जब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके साथ सीरीज में, ठीक है। इसको सीरीज रेजिस्टेंस R बोलते हैं। तो अब जो वोल्टेज आ जाएगी इन दोनों के क्रॉस वो क्या आ जाएगी, V इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू R, ओके। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 यानी G की वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 0.01 एम्पियर, यानी 1/100। IG की वैल्यू दी हुई है 1/100 एम्पियर। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट मीटर दिया हुआ वो 10 दिया हुआ है, ओके। IG कॉमन ले लो और G की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस R, तो यहाँ IG कितनी है 1/100, यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगी 1000, ओके। 10 प्लस R, तो R जो हो जाएगी 990 ओम। इतनी ओम लगा दो तो आप इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। देखो, दो वायर हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। एक की मैग्नीट्यूड 8 एम्पियर है,
दूसरी की करंट की मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है, सेपरेटेड है 4 इंटू 10⁻² मीटर से। ये जो लेंथ है वायर ए की वो 10 सेंटीमीटर है, जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, सेम लॉजिक, μ0I1I2 2 पाई आर इंटू ये लेंथ जो ये वाली है, इसकी वैल्यू डाल दोगे, जो भी फोर्स आएगा वही आंसर होगा। और यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, तो इस पे जो फोर्स होगी टुवर्ड्स बी लगेगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी ए टू बी। तो अब इस सवाल में देखो, यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है एक वायर में, ठीक है, I1, और इसमें भी एक करंट फ्लो कर रही है। करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब यहाँ ऐसे होगी और यहाँ इस तरह होगी। तो जो फोर्स लगेगा वो इस वायर पे जो लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं, और इस वायर पे है रिपल्सिव लगेगा। लेकिन जो है इसकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, यानी यहाँ जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड की लगेगा, और यहाँ जो रिपल्सिव लगेगी वो कम मैग्नीट्यूड की लगेगी। तो रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी, जो ए बी के करीब लेके जाएगी इसको, यानी ये जो फ्रेम है पूरी वो ए बी के डायरेक्शंस में मूव करेगा। और ऊपर वाले दोनों वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो कोई रिजल्टेंट फोर्स लगेगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में एक गैल्वेनोमीटर है जिसको कन्वर्ट किया गया है वोल्ट मीटर में। तो आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए इक्वेशंस क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो होती है आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। यहाँ आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, जो कि 0.05 एम्पियर दिया हुआ, V5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो लगी हुई है सीरीज में वो है 975 ओम। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। ये पहले केस में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, जो कि 1.5 एम्पियर की करंट मेजर करेगी। तो जो मेन करंट है वो है 1.5 एम्पियर, और जो फुल डिफ्लेक्शन करंट दी हुई है वो 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम दिया हुआ है। तो इस केस में हमें संट की वैल्यू निकालना है। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे है हमारा गैल्वेनोमीटर, करेक्ट, और यहाँ पे लगती है संट रेजिस्टेंस। तो मेन करंट यहाँ तक आती है, तो मेन करंट की वैल्यू है I। इसमें जो करंट जा रही है वो है आई जी, तो इसमें जो करंट जाएगी वो होगी I माइनस आई जी। ओके, तो अब यहाँ बिकॉज ये और ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। तो आई जी इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू एस। अब रिस्पेक्टिव वैल्यू इसमें डाल के आप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट एस का यूज करोगे, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, इससे भी आप निकाल सकते हो। अब दूसरा केस है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया है वोल्ट मीटर में। तो देखो यहाँ पे होगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे होगी सीरीज रेजिस्टेंस, दोनों में ही कितनी करंट फ्लो करेगी, आई जी और आई जी। तो यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगी वो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर हो जाएगी। आई जी की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल जी की भी वैल्यू दी हुई है। आपको क्या करना, आर की वैल्यू निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 पहले करेंगे। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर। द वायर आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर की है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ बोथ करंट्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दोनों में क्या हो रही है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, μ0 I1 I2 बाय 2 पाई आर। आर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। I1 I2 गिवन है, μ0 गिवन है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये डाल के आंसर निकाल लेना है, और आंसर का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर।
ठीक है, न्यूटन नहीं होगा, यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। सॉरी, एक गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे 1/10 मिली एम्पियर को मैंने 10⁻² लिखा है, यहाँ पे 10⁻⁴ होगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये हो जाएगी 10⁻⁴। तो यहाँ पे 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगी। तो हमें IG मिल गई। फिर हमारे को दिया हुआ गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है 78 ओम, यानी G जो दी हुई है 78 ओम यहाँ पे दी हुई है, और संट का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 ओम। और हमें पता ही है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है और यहाँ पे संट लगी हुई है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगी वो IG जाएगी, और इसके अंदर जो करंट जाएगी वो I माइनस IG जाएगी, और I हमारे को ढूंढने को है। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे, I ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। अब इस सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। PQ में करंट 75 एम्पियर की फ़्लो कर रही है और XY में भी एक करंट फ्लो कर रही है। इसकी डायरेक्शंस हमें पता नहीं है, यहाँ पे दिखा दिया है फिगर में, वैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है, तो हमें पे पता करना पड़ेगा। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना पता है कि करंट I फ्लो कर रही है। दोनों के बीच सेपरेशन 5 इंटू 10⁻³ मीटर की है। अब ये जो वायर है ये स्टैगनेंट है, बंधी हुई है, टाइड डाउन है, बहुत लंबी वायर है लेकिन बंधी हुई है। ये वायर फ्री है, ये ऑसिलेट कर सकती है, गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये इसके फोर्स की वजह से, यानी ये जो वायर है इसकी फोर्स की वजह से ये बैलेंस्ड है, यानी ये जो वायर है इसको ऊपर की डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाएगी और ग्रेविटी इसको नीचे की डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाएगी, और इस वजह से ये बैलेंस होगा। तो XY वायर पे जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, XY वायर पे जो फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो हो जाएगी μ0 I1 I2। तो यहाँ तो I ही है और I2 कितनी है 75 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और लगेगा यहाँ पे 2 पाई R इंटू 5 इंटू 10⁻⁻³ ये फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस कर रही है XY वायर, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस कर रही है, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो हो जाएगी इंटू L, यानी XY की लेंथ, ओके। अब ये जो सेम फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, mg के इक्वल है, ओके। इस L को इधर लेके आ जाओ, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो L है यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m/l को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू यहाँ गिवन है 10⁻²। इस m/l की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है, μ0 की वैल्यू पता है, तो आप I निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, इन दोनों को सॉल्व करते हुए। तो μ0 I 75 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻³ को इक्वेट करोगे mg/l से और वैल्यू निकाल लोगे, m/l की वैल्यू गिवन है। और डायरेक्शंस क्या होगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट ही होंगे, क्योंकि ऑपोजिट जब करंट फ्लो करती है तो रिपल्सिव फोर्स लगती है, अगर सेम डायरेक्शंस में होता तो अट्रैक्टिव होती है, यानी ग्रेविटी भी इसको नीचे खींचती और मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे खींचती, तो वो नीचे आ जाता, बैलेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द फोर्स ऑन अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर placed inside a solenoid near its center, making an angle 600 या 60 degree with its axis. The wire carries a current of 12 ampere and magnetic field due to solenoid has a disk. Find also the directions of the force experienced by the wire. तो बहुत आसान सवाल है, बस वहाँ 60 डिग्री होना। तो डायग्राम से ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लो कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शंस होती है कुछ इस तरह से, बीचों बीच, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, ओके। लेकिन यहाँ पे एक वायर जो है सोलेनॉइड के अंदर वो कुछ इस तरह से है खड़ी, इसकी लेंथ जो है वायर की वो है
4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻² मीटर। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। और ये जो वायर करंट कैरी कर रही है वो 12 एम्पियर है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, मतलब आई एल बी साइन थीटा। आई कितनी है जो वायर में फ्लो कर रही है, 12 एम्पियर। लेंथ कितनी है, 4, यानी 4 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0.25 टेस्ला ड्यू टू सोलेनॉइड। 0.25 को 1/4 बोल सकते हैं। और एंगल कितनी है, 60 डिग्री। तो साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा √3/2। तो ये सारी वैल्यू 4 और 4 हो जाएगी कैंसल, 2 से हो जाएगी 6, √3 इंटू 10⁻² न्यूटन फोर्स हो जाएगी। जो फोर्स होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस वायर और इस फील्ड दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वही डायरेक्शन है।